है। खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। न्यूज रूम से बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में 3 रियासतों की 41 सीटों पर वोटिंग खत्म। मगरबी बंगाल फिर हुई रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग। बिहार और यूपी के वोटरों में भी दिखा जोश। इंतखाबी निशान लगाकर वोट देने को लेकर बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ केस दर्ज। उधर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की नरेंद्र मोदी की वोटिंग से कबल पैगाम देने की शिकायत। और वोटिंग के आखिरी दिन जेडीयू लीडर शरद यादव का दावा, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों की बनेगी हुकूमत। दोनों पर मुल्क को तबाह करने का भी लगाया शदीद इल्जाम। बड़ी खबर में अब खबरें तफसील से। आम इंतखाबात के 9वें और आखिरी मरहले में वोटिंग खत्म हो गई, जहां आखिरी खबर मिलने तक तकरीबन 60% से ज्यादा पोलिंग की खबर है। वोटिंग के नजरिए से मगरबी बंगाल एक बार फिर अव्वल रहा, जहां तकरीबन 60% पोलिंग हुई। तकरीबन 80% पोलिंग हुई। 3 रियासतों की 41 सीटों पर होने वाले इंतखाब में सबकी निगाहें खास तौर पर मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश की वोटिंग पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पूर्वांचल के 18 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए, वहीं बिहार की 6 सीटों पर वोटिंग आज ही हुई। लेकिन लोगों की दिलचस्पी का मरकज बने रहे उत्तर प्रदेश की 18 और मगरबी बंगाल की 17 सीटें, जहां आज पोलिंग हुई। हम आपको बता दें कि 2009 के इलेक्शन में इन 41 सीटों में से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 6, तृणमूल कांग्रेस को 14, समाजवादी पार्टी को 6, बीएसपी को 5, जेडीयू को 2, आरजेडी को और सीपीआई को 1-1 सीटें मिली थीं, जबकि 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो रियासत में 18 सीटों पर वोट डाले गए, जहां तकरीबन 55% से भी ज्यादा पोलिंग हुई। इसके साथ ही कई अहम लीडरान की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। इसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनारस रही, जहां से बीजेपी के पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मुकाबले आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की जानिब से अजय राय उम्मीदवार हैं। वहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव के मुकाबले बीएसपी के शाह आलम और मौजूदा एमपी और बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव हैं। यहां उलेमा काउंसिल ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। वहीं डुमरियागंज से उत्तर प्रदेश असेंबली में स्पीकर माता प्रसाद पांडे के मुकाबले कांग्रेस से बीजेपी में गए जगदम्बिका पाल, कुशीनगर से मरकजी वजीर आरपीएन सिंह के अलावा गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं कानपुर से देवरिया भेजे गए कालराज मिश्र के अलावा कई बीजेपी लीडरों की किस्मत का फैसला वोटरों ने कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर का वकार भी बलिया में दांव पर लगा है। उनके मुकाबले कौमी एकता दल के सदर अफजाल अंसारी के अलावा बीजेपी और बीएसपी उम्मीदवार ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने में कोई कमी नहीं रखी। जौनपुर में कांग्रेस के रवि किशन के मुकाबले मौजूदा एमपी धनंजय सिंह इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे। वहीं उत्तर प्रदेश के दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी घोसी पार्लिमानी हलके के चौतरफा मुकाबले में फंसे हुए हैं, जबकि एकता मंच के टिकट पर डीपी यादव गाजीपुर से किस्मत आजमा रहे हैं। इन दबंग लीडरान के अलावा कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो जीत भले ही नहीं सकें, लेकिन सियासत के मजे हुए खिलाड़ियों का खेल तो खराब करने के लिए अहम वजह जरूर साबित हो सकते हैं। और जावेद खान साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हमारे साथ बनारस से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं। जावेद खान साहब काशी विद्यापीठ की तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर भी रह चुके हैं। जावेद खान साहब, आपका खैर मकदम है। जावेद खान साहब, दिन भर किस तरह की पोलिंग रही, क्या माहौल रहा, अगर हम बनारस पर फोकस करें तो? देखिए, यहाँ पे दिन भर का माहौल बड़ा खामोश और सीधा सा चुपचाप सा चलता रहा।
और दिन भर नॉर्मली पोलिंग होती रही। अभी तक जो एक निकल के रिपोर्ट आ रही है वो करीब 50 से 55 के बीच पोलिंग हुई है और यहाँ पर कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं। और यहाँ पर वोटें दो तरफ की ओर पोलराइज होते दिखे, एक बीजेपी की तरफ और एक आम आदमी पार्टी की तरफ। जी जी जी, यानी लोगों का ज्यादा रुझान आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ दिखा? जी हाँ, इस चुनाव में तो ऐसा देखा बनारस शहर के अंदर कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ रहा। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए जावेद खान साहब। हम चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश डेस्क, जिसने दिन भर नजर बनाए रखी कि किस तरह की पोलिंग हुई, किन किन इलाकों में किन किन सीटों पर क्या माहौल रहा, क्या पैटर्न रहा। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश डेस्क से मासूम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने दिन भर नजर बनाए रखी। मासूम सिद्दीकी साहब से जानते हैं। मासूम सिद्दीकी साहब, क्या रहा दिन भर माहौल पोलिंग का, अगर हम उत्तर प्रदेश की खास तौर से बनारस और आजमगढ़ की सीटों की बात करें तो? फारूक साहब, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस 9वें और आखिरी मरहले में उत्तर प्रदेश की जिन 18 पार्लियामानी हलकों में आज वोटिंग हुई है, इसका जो 2009 में जो रिजल्ट आया था उस पर हम सबसे पहले गौर करना चाहेंगे कि उसमें केवल सिर्फ 3 सीटें ऐसी थी जिसपे बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिसमें एक गोरखपुर है जहां से बीजेपी कम बल्कि एक खास पहचान के योगी आदित्यनाथ जी की अपनी एक अलग शख्सियत है। इसके अलावा बनारस से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और आजमगढ़ से रमाकांत यादव जी जी उलमा काउंसिल के अच्छी लड़ाई देने की वजह से कामयाब हो गए। यानी अगर बनारस और आजमगढ़ की बात करें तो दोनों सीटों पर वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के दावेदार मौजूद हैं, तो उस नजरिए से क्या कहेंगे आप? पोलिंग का पैटर्न किस तरह का रहा? लोगों ने क्या ये भी सोचकर वहां पे पोलिंग की? बिल्कुल, बनारस और आजमगढ़ में दोनों ही जगह पे मकामी मुद्दे काफी हद तक दब गए और मुल्कगीर पैमाने पे जो मुद्दे हैं तरक्की के, विकास के और आने वाले नए सरकार के वजह से इस तरह के मुद्दे वहां हावी रहे। और इसी का वजह था कि पूरे दुनिया में बनारस, खास तौर से बनारस मरकज का केंद्र बना रहा। और लेकिन यह है कि जैसा पहले भी कहता चला आ रहा हूँ, बताया जा रहा है कि बनारस के जो सेकुलर जहन के वोट हैं वो एक तरफ हमेशा वोट किए हैं, लेकिन और इस बार रुझानों से भी यही पता चलता है कि वो तमाम सेकुलर जहन के वोट इस मरतबा आम आदमी पार्टी के। जी, यानी बनारस और आजमगढ़ में लड़ाई रही कि क्योंकि वहां दोनों उम्मीदवार कहीं ना कहीं से वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के दावेदार हैं और लोगों ने, वोटर्स ने भी उसी को ध्यान में रखकर पोलिंग की। आपके पास हम फिर से आते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम गाजीपुर की बात करें, कुशीनगर है और भी बहुत सारी सीटें हैं, बलिया है, वहां पर दिन भर पोलिंग का क्या माहौल रहा, वो जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश डेस्क पर ही चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे साथ, जिन्होंने दिन भर नजर बनाए रखी। सज्जाद हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश डेस्क पर। सज्जाद, क्या कहेंगे आप? बाकी सीटों, अगर हम आजमगढ़ और बनारस को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर क्या पैटर्न रहा दिन भर? सीटों पर भी अच्छी पोलिंग भी है और काफी लोगों में जोश देखा गया। लेकिन जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि मोदी वेव है, मोदी वेव है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरफ जैसे डुमरियागंज, कुशीनगर, लालगंज, बांसगंज, इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे पोलिंग, वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा जोश नहीं देखा गया। और वहाँ उसकी वजह ये है कि वहाँ पर इश्यूज क्या रहे आवाम के सामने पोलिंग के लिए? इश्यूज बहुत कुछ खास नहीं रहे। जो बुनियादी सहूलत है, बिजली, सड़क, पानी, यही सब तरक्याती वोटिंग लोगों ने की है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब हम खुले तौर पर रुझान की भी बात कर सकते हैं। लोगों का क्या रुझान रहा, क्या लगता है अब आपको? देखिए, अगर रुझान की बात करें तो पिछले बार यहाँ जो सीटें हैं यहाँ पे बीएसपी का काफी दबदबा रहा था। इसमें यहाँ पे बीएसपी ने करीब 12 ऐसी सीटें हैं जो आज 18 पर पोलिंग हुई यूपी में, 12 पे दूसरे नंबर पर बीएसपी रही थी, जबकि 5 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। जी जी, ठीक है। तो और 2 सीटें ऐसी है जैसे बासगंज है, ये रिजर्व सीट है, वो बीएसपी का निकलना है जी। और इसके अलावा यहाँ पर 20% मुसलमान वोट हैं जो माइनॉरिटी वोट कहते हैं। यानी इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया है। जी। और जो भी उम्मीदवार जो बीजेपी का नहीं होगा उसकी तरफ मुसलमानों का वोट पड़ा है। पिछली बार कांग्रेस ने 4 सीटें इन 18 में से 4 रिटेन की थी और इस बार भी 3 कम से कम रिटेन कर लेगी। जैसे वहाँ पे RPN सिंह है जो राज्य होम सेक्रेटरी थे,
उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार काफी चांसेस है वहाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका यूपी डेस्क से जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जावेद खान साहब मौजूद हैं। जावेद खान साहब, क्या वाकई लोगों ने, अगर हम आजमगढ़ की भी बात करें, जावेद खान साहब आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ जी, तो क्या वहां की आवाम ने बनारस की जो वोटर्स हैं और आजमगढ़ के वोटर्स ने क्या वाकई वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार को चुना है, ये सोचकर वोट दिया? क्या उनके जहन में यही चल रहा था जब वो पोलिंग कर रहे थे? तो जी, बेशक अगर आप ये कहें तो आजमगढ़ के अंदर तो यही देख करके लोगों ने वोट किया है। बनारस के अंदर भी लोगों ने एक तबका ऐसा था जो आप ये कह सकते हैं जो बीजेपी के अलावा भी कुछ ऐसे वोटर्स रहे जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के नाम पे बीजेपी के साथ गए हैं, जबकि वो सेकुलर वोटर हैं। वो फ्लोटिंग वोट जिसको कहते हैं वो है, लेकिन वो भी तो 5% ऐसे वोटर्स हैं, 2 से 5 जो उधर को गए हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यहाँ पे क्योंकि मोदी जी का एक ऐसा कुछ है कि उनके खिलाफत में जो सेकुलर वोटर्स थे वो एंटी, मैंने आपको कल भी कहा था कि यहाँ पे माइनॉरिटी खामोश, वो कहीं भी जाएगा तो एक मुल्क तो एक जगह जाएगा। आज वही हुआ है। जी, सारे के सारे माइनॉरिटी के वोटर्स आप देखेंगे तो। जावेद खान साहब, आपसे अगर हम पूछे तो क्या बनारस से कोई अनहोनी रिजल्ट की नतीजे की उम्मीद की जा सकती है? जी बेशक, इसमें कोई गुंजाइश आप नहीं रख सकते। बेशक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अलग सा एक रिजल्ट अनहोनी हो जाए और सारे लोग इससे एक अचंभे में पड़ जाए कि ये क्या हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान साहब बनारस से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। जी जी, शुक्रिया जी। मासूम सिद्दीकी साहब, आपके पास हम फिर आना चाहेंगे। अब हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं कि क्या रहा रुझान, क्या किसको कितनी सीटें आ सकती हैं, क्योंकि अब एग्जिट पोल पर भी बातचीत हो सकती है। उन तमाम चीज़ों को देखें तो क्या बनारस आजमगढ़ के बारे में क्या बोलेंगे? क्या वाकई अब वहाँ पर आजमगढ़ से आजम खान, ये मुलायम सिंह यादव जीत रहे हैं, या बनारस में कोई अनहोनी हो सकती है? खाली साहब, हालांकि मुलायम सिंह यादव जी बड़े लीडर हैं और रियासत में उनकी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आजमगढ़ में जैसा हमेशा बीएसपी और एसपी की छीना झपटी आजमगढ़ सीट को लेके होती चली आ रही है, तो इस बार भी बीएसपी ने शाह आलम को टिकट देकर वहां के वोटरों में काफी बेचैनी पैदा कर दी है। जबकि मुलायम सिंह यादव के ही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जी रमाकांत यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो कि मौजूदा वहां के एमपी भी हैं। तो ये सब देखते हुए लड़ाई जो है काफी दिलचस्प आजमगढ़ की हो गई है। जी, क्या अगर यादव वोटों में बंटवारा हो रहा है तो क्या वहां पर शाह आलम के निकलने, जो बीएसपी उम्मीदवार है, क्या उनकी उम्मीद बढ़ती है? बिल्कुल, काफी इम्कानात उसके यानी वहां भी कुछ अनहोनी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम सिद्दीकी साहब उत्तर प्रदेश डेस्क से जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। न्यूज रूम से हम बड़ी खबर लेकर फिर हाजिर होंगे और हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम चलेंगे बिहार और मगरबी बंगाल और बिहार डेस्क से भी जानने की कोशिश करेंगे और बिहार से फोन लाइन के जरिए भी बातचीत करेंगे और हम वहां की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि दिन भर पोलिंग का पैटर्न क्या रहा। फौरन हाजिर होते हैं। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मतलब है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से बड़ी खबर और हम बात कर रहे हैं कि दिन भर हुई पोलिंग की 3 रियासतों में, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और बिहार। हम उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी आज बची हुई 6 सीटों पर वोट डाले गए, जहां वोटिंग का फीसद तकरीबन 55 रहा। रियासत के वैशाली, सिवान, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण में वोटिंग हुई, जिसके साथ ही रियासत के कई अहम लीडरान की
किस्मत का फैसला तय हो गया। हालांकि पिछले इंतखाब में जेडीयू और बीजेपी को 2-2 तो आरजेडी को 1 सीट मिली थी, वहीं 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ था। राजधानी पटना से मुत्तसिल वैशाली से साबिक मरकजी वजीर और मौजूदा एमपी रघुवंश प्रसाद सिंह का वकार दांव पर है। वहीं सीवान से आरजेडी ने जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब पर एक बार फिर से दांव लगाया, जबकि उनके मुकाबले बीजेपी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से कामयाब हुए ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मगरबी चंपारण की सीट से फिल्मसाज प्रकाश झा की वजह से सुर्खियों में रही जो जेडीयू से इंतखाब लड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी ने रघुनाथ झा तो बीजेपी ने संजय जायसवाल पर भरोसा जताया। बीजेपी में टिकट तकसीम को लेकर सुर्खियों में आई वाल्मीकि नगर की सीट पर भी आज वोट डाले गए। इसके अलावा गोपालगंज और मशरकी चंपारण के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया। और पवन कुमार बेतिया से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं। पवन कुमार, क्या दिन भर पोलिंग का पैटर्न रहा, क्या हालात रहे, किस तरह की पोलिंग हुई? हम तमाम सीटों की बात करेंगे, लेकिन खास तौर से जो चंपारण का, दोनों चंपारण का इलाका है, मगरबी चंपारण और मशरकी चंपारण। जी, यहाँ पश्चिम चंपारण के 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक है वाल्मीकि नगर, दूसरा है पश्चिम चंपारण नाम से। वाल्मीकि नगर के बारे में आप जहाँ से जानकारी आपको है कि यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर बड़ा रस्साकसी चला, उम्मीदवार पर आरोप लगा कि अपराधी प्रवृत्ति के है, कई बार जेल जा चुका है। इस सब के बाद भी वो उम्मीदवार सुबह ने टिकट मिली और चुनाव मैदान में भी ताल ठोक कर चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक है कि उनका मुकाबला और जेडीयू के बीच मुकाबला चल रहा है, वही स्थिति पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में भी पहले तो लगा कि तुलनात्मक लड़ाई लगी है, चल रहा है, एक तरफ है आरजेडी, दूसरे तरफ जेडीयू, तीसरे तरफ बीजेपी। लेकिन धीरे धीरे चुनाव आता गया और लोग एक तरफ अपना अपना समीकरण के हिसाब से इकट्ठा होते गए। और आज जो पोल हुआ है उसमें देखा गया है कि जेडीयू और बीजेपी इन दोनों के बीच में ही कड़ी मुकाबला। जी, तो प्रकाश झा, क्या लगता है कि जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं उनका रुझान क्या आरजेडी के उम्मीदवार जो की तरफ से हटकर प्रकाश झा की तरफ गया है? जी, शुरू में लगा कि रघुनाथ झा जी की तरफ है, लालटेन के साथ है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव का प्रचार जैसे जैसे बदलता गया और जैसे जैसे नेताओं का दौरा होता रहा और जब माइनॉरिटी के लोगों ने देखा कि एक तरफ प्रकाश झा बहुत मजबूती की तरफ से लड़ रहे हैं और इनका पूर्व में भी अच्छा खासा वोट मिला है, उसी हिसाब से माइनॉरिटी का वोट भी आज देखा गया है कि ज्यादा वोट 90% वोट प्रकाश झा को मिला है। और प्रकाश झा को इसके अलावा कोयली समुदाय, कुर्मी समुदाय, हरिजन, दलित, महादलित का भी वोट मिला है। जी, इस हिसाब से कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव संजय जायसवाल के लिए बहुत मुश्किल है। जी, यानी चंपारण का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार बेतिया से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। अब हम चलते हैं अपने बिहार डेस्क को जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की जो तमाम सीटों पर अब चूंकि पोलिंग खत्म हो गई है, वहां क्या हालात रहे, किस तरह का पैटर्न रहा। हमारे साथ मौजूद है तंजील बिहार डेस्क से। जी खालिद साहब, आज बिहार में 6 सीटों पर पोलिंग हुई और तकरीबन जो है 55% की पोलिंग बताई जा रही है। 5 बजे तक की खबर है ये। और 6 सीटों पे जो वेस्ट चंपारण और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, इसमें यहाँ पे इन 2 सीटों पे अहम मुकाबला जेडीयू और बीजेपी के बीच है। यहाँ आरजेडी यहाँ कमजोर पड़ रही है, दोनों पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। जी, अगर हम वैशाली सीट की बात करें तो क्या कहेंगे? रघुवंश प्रसाद सिंह कहाँ पर? वैशाली, गोपालगंज और सीवान में मुख्य मुकाबला जो है, अहम मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है। और वैशाली में जहाँ तक बात की जाए, रघुवंश प्रसाद सिंह की जो पोजीशन वो काफी मजबूत है, माइनॉरिटी का पूरा सपोर्ट है, यादव सपोर्ट है, खुद अपर कास्ट से आते हैं, वो भूमियार हैं, तो उस भूमियारों का भी पूरा सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि रघुवंश प्रसाद की पोजीशन जो है वहाँ वो अच्छी है और वो एक सीट जो है रिटेन कर सकते हैं। जी, अगर हम सिवान की बात करें तो आरजेडी ने फिर से दांव लगाया है। हिना शहाब जो शहाबुद्दीन दबंग लीडर रहे हैं, एमपी रहे हैं, वहाँ का जो है अहम मुकाबला वहाँ पे बीजेपी से है। पिछले में आजाद उम्मीदवार ओम प्रकाश थे, उन्हीं पे दाव खेला है बीजेपी ने, तो कड़ी टक्कर है। अब देखना है कि यादव और मुसलमान कॉम्बिनेशन जो है सिवान में क्या गुल खिलाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तंजील बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए। न्यूज रूम से बड़ी खबर में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं और फिर चलेंगे हम मगरबी बंगाल और वहां के हालात जानने की कोशिश करेंगे कि दिन भर किस तरह की पोलिंग रही, क्या रुझान रहा। फौरन हाजिर होते हैं।
रात कुछ गुंडे आए। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे हाथ पांव तोड़ दिए और सीने में खंजर मार के मेरी हत्या कर दी। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से बड़ी खबर, और हम बात कर रहे हैं कि आखिरी मरहले में मगरिब उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और बिहार की तमाम जो सीटें बची हुई थी उन पर पोलिंग खत्म हो चुकी है। अब रुझानात भी आने शुरू हो गए हैं। हम आम इंतखाबात के बाद अक्सर हुकूमत साजी का मरकज रहे मगरबी बंगाल की 17 सीटों पर भी छिटपुट वारदातों के बीच आज ही पोलिंग हुई, जहां तृणमूल कांग्रेस और बायां महाज के हामियों के दरमियान कई जगह झड़पें भी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। फिर भी वोटरों के जोश में कोई कमी नहीं आई और इस मरहले में भी वोटिंग के लिहाज से मगरबी बंगाल ही अव्वल रहा, जहां तकरीबन 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसके साथ ही टीएमसी, बायां महाज के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। वहीं सीपीएम ने सैकड़ों पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने का मुतालबा किया है। और हम आपको लिए चलते हैं अपने मगरबी बंगाल डेस्क, जहां दिन भर नजर रखी सबिहा शकील ने कि क्या दिन भर पोलिंग का पैटर्न रहा, कितना परसेंटेज रहे, क्या और वहां चूंकि तशद्दुद के वाकयात भी पेश आए, उस पर भी हम बात करेंगे। सबिहा शकील, आप क्या कहेंगी, क्या लगता है आपको, क्या दिन भर का क्या माहौल रहा, कितनी, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा मगरबी बंगाल में? जी, पोलिंग फीसद यहाँ काफ़ी अच्छा रहा और 5 बजे तक यहाँ तकरीबन 80% वोटिंग हुई। लेकिन खालिद साहब, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पोलिंग के दरमियान कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए। जी जी। दोपहर में कोलकाता के बड़ा बाजार से खबर आई बम धमाका होने की, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। उसके बाद जो पार्लिमानी हलका है वहाँ का बशीर हाट, वहाँ पर भी कुछ तसादुम हुआ। गोली लगने से लेफ्ट के 6 हामी वहाँ जख्मी हो गए और एक दीगर वाक़े में बरहान चौक पर एक बम धमाका हुआ जिसमें 14 लोग जख्मी हो गए। और अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि ये टीएमसी ऑफिस के बाहर एक धमाका हुआ है। तो इससे किसको फायदा, किसको नुकसान होने की उम्मीद है? सर, अगर मजमूई तौर पर कहा जाए तो फायदा और नुकसान का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ जगह ऐसे वाकयात। जो तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान हैं उन पर इल्जाम है कि उन्होंने लेफ्ट के लोगों पर हमला किया और उनको जख्मी कर दिया। मुय्यना तौर पर जिन पर जो लोग जख्मी हुए हैं वो बाएं महाज के बताए जाते हैं। बाएं महाज के लोगों पर जख्मी हुए हैं वो, और उनको टीएमसी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबिहा शकील, मगरबी बंगाल से जानकारी देने के लिए दिन भर के किस तरह का माहौल रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मगरबी बंगाल की और बाकी सीटों की तफसीली जानकारी के लिए हम चलते हैं। मगरबी बंगाल डेस्क पर ही हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली। आबिद अली, आप क्या कहेंगे, क्या किस तरह का पोलिंग पैटर्न रहा? पोलिंग फीसद बहुत ज्यादा रहे मगरबी बंगाल में, इससे पहले भी पोलिंग फीसद बहुत ज्यादा रहे थे, तो क्या लगता है कि किसको किस पर सबकत हासिल है? जी, जाहिर सी बात है, मगरबी बंगाल में हर जितने भी दौर के इंतखाबात इस बार हुए हैं बहुत ही अच्छा पोलिंग हुआ है और लगभग 80% के करीब ही पोलिंग यहाँ पर रहा है। 17 सीटों पर आज वोटिंग डाली गई और इसमें मैं आपको बता दूं कि 14 सीटों पर टीएमसी के सिटिंग एमपी इस वक्त हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो लास्ट ये फेज का इलेक्शन हुआ है इसमें टीएमसी का वक़ार दांव पर लगा हुआ है। तो 14 सीटों पर टीएमसी के थे, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर सीपीएम और एक पर दीगर पार्टी के उम्मीदवार। जी जी। तो कई और बड़े उम्मीदवार भी जिनकी किस्मत का फैसला आज जी। इस बार क्या लगता है आपको, बीजेपी बहुत कोशिश में है कि इस बार किसी तरह से मगरबी बंगाल में डेंट मारी जाए, क्या लगता है बीजेपी को कुछ कामयाबी मिलने की उम्मीद है मोदी लहर या मोदी असर की वजह से? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि मोदी लहर की वजह से या किसी वजह से बीजेपी को कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ वोट परसेंटेज उनका बढ़ जाए, लेकिन कोई सीट में उसको तब्दील कर पाएंगे ये बहुत ही मुश्किल है। एक खास बात मैं ये भी बता दूं कि बशीर हाट में इस बार पोलिंग हुई है, जो बांग्लादेश की सरहद के एकदम नज़दीक वाली ये सीट है। यहाँ पर चूंकि बांग्लादेश के नज़दीक सरहद वाली सीट है और मोदी ने ये ऐलान किया था, कहा था कि अगर मैं पीएम बन गया तो बांग्लादेशियों को यहाँ से
बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प देखने वाली बात ये रहेगी, दिलचस्पी की बात ये रहेगी कि वहाँ के वोटरों का रुझान आखिर कैसा रहेगा, जी कैसा रहेगा ये भी। लेकिन लेफ्ट मिला जुला कर मजमूई तौर पर लेफ्ट को भी अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या लगता है लेफ्ट का क्या फ्यूचर रहने की उम्मीद है? लेफ्ट की जहाँ तक की बात है, मैं आखिरी फेज की अगर बात करूँ तो लेफ्ट के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस फेज में उनके पास सिर्फ एक ही सीट थी। तो अगर वो एक से ज्यादा सीटें पाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये लेफ्ट के लिए अच्छी बात होगी। वकार जो है वो टीएमसी का ही ज्यादा दांव पर लगा है आखिरी फेज में। जी वकार टीएमसी का दांव पर लगा हुआ है। यकीनन नतीजे बताएंगे कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अली, मगरबी बंगाल डेस्क से जानकारी देने के लिए। न्यूज रूम से बड़ी खबर के आखिर में नजर डालते हैं अहम खबरों की सुर्खियों पर। दोबारा एक नजर। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में 3 रियासतों की 41 सीटों पर वोटिंग खत्म। मगरबी बंगाल में फिर हुई रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग। बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटरों में भी दिखा जोश। इंतखाबी निशान लगाकर वोट देने को लेकर बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ केस दर्ज। उधर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की नरेंद्र मोदी की वोटिंग से कबल पैगाम देने की शिकायत। और वोटिंग के आखिरी दिन जेडीयू लीडर शरद यादव का दावा, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों की बनेगी हुकूमत। दोनों पर मुल्क को तबाह करने का भी लगाया शदीद इल्जाम। न्यूज रूम से बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।